नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पीएम नरेंद्र मोदी आज झारखंड और बिहार दौरे पर हैं। फिलहाल मोदी झारखंड के देवघर पहुंच चुके हैं और इस दौरान उन्होंने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। साथ ही साथ इसके बाद वो बाबा बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचेंगे। शाम को पीएम मोदी बिहार पहुंचेंगे और यहां पर पीएम मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। देवघर में पीएम मोदी ने कहा है कि बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलेगा। विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये झारखंड में भले शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों से सीधा लाभ होगा। यानी परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। साथियों, राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। और इस बीच राजधानी लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार के वादे और दावे हवाई साबित हुए। बताया जा रहा है कि हाल ही में लखनऊ में मान्यता को लेकर 2 स्कूलों के बीच जंग छिड़ गई थी। इसमें सरकारी सहायता प्राप्त सेंटिनल स्कूल की बिल्डिंग में अवैध तरीके से मेथोडिस्ट चर्च नाम के स्कूल का संचालन पाया गया था। इसके बाद डीएम सूर्यपाल गंगवार ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की और बिल्डिंग को मुक्त कराया। साथ ही मेथोडिस्ट में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को आश्वासन दिया गया था कि जहां वो चाहेंगे उनके बच्चों के एडमिशन वहीं करवाए जाएंगे। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद यह असलियत सामने आई है कि अभिभावक अपने बच्चों को लेकर अभी भी दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी स्कूल एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं। हालांकि डीएम ने अभिभावकों के सामने कुछ स्कूलों के ऑप्शन रखे थे जहां पर वो जाकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब उन स्कूलों पर ये अभिभावक पहुंचे हैं तो उन्हें बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। कहना है कि डीएम ने आदेश तो दे दिया है, लेकिन उनके नीचे बैठे अधिकारी उन्हीं के आदेशों को पलीता लगा रहे हैं। नहीं सर, एडमिशन नहीं है। 3 दिन से धक्के खा रहे हैं। सिर्फ टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा 3 दिन से, और आज तो वो भी मना कर दिया कि अब आप लोग को आना हो तो कैसे चाहिए, वरना वहाँ भी नहीं होगा। कोई अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है। कल डीएम साहब के पास गए थे, तब एडीएम प्रशासन ने फोन किया उनको, जब शिक्षा विभाग वालों को, तब उन्होंने फोन उठाया, वहाँ बुलाया, और बुलाने के बाद में फिर आज टेस्ट के लिए बुलाया। आज जब हम लोग टेस्ट के लिए आए तो यहाँ से कह दिया कि आप लोग कैसे जाइए, यहाँ मना कर दिया कि यहाँ एडमिशन नहीं होगा। तो यही चीज पहले क्लियर कर देते। हम लोग को अगर फीस वगैरह का मैटर आ रहा है तो हम तो कह रहे हैं दोबारा अपने बच्चे करियर के किसी तरह कुछ बेच बाज के बस जमा कर देंगे, जैसे किया। बहुत से लोग ऐसे तो हैं बेचारे, कैसे बेच बाज के उधार कर्ज लेकर के उन्होंने एडमिशन कराया। बीच सेशन में बिल्कुल एकदम इसको पहले ही इनको डिसाइड कर लेना चाहिए कि बच्चों को एडमिट कहाँ करेंगे। स्कूल बंद करा दिया और आश्वासन उस वक्त दे दिया था कि हम जहाँ आप चाहेंगे नियर बाय स्कूल में आपका एडमिशन कराएंगे। अब इनकी मर्जी से हम अपने बच्चे का एडमिशन हम लोगों को चॉइस हम लोगों को दी गई थी, कैथेड्रल, फ्रेशर, एमा। तो हम लोगों ने जो स्कूल में एडमिशन कराया था वो सीबीएसई बोर्ड देकर कराया था। तो हम लोग को सीबीएसई नहीं जाना है। अब ये सीबीएसई बोर्ड है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे का यहाँ पर एडमिशन हो। हम इतनी दूर अभी अपने बच्चे को हम खुद लाना ले जाना करते हैं, तो हम खुद जॉब करते हैं, हम कैसे ले जाना ले जाना करते हैं। क्या उम्मीद है डीएम ने जो कहा है, आपको लग रहा है मिलेगा एडमिशन? ये बात से तो लग रहा है, उम्मीद है डीएम की बात से, बट अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है। स्कूल प्रशासन ने यहाँ पे बुलाया था मुझे, कल आया मैं, बाकी सभी गार्जियन भी आए। उनसे सभी से बोला था कि आप कल आइएगा सुबह 10:30 बजे। उसके बाद से यहाँ पे सब लोग आने के बाद में तो ये स्कूल प्रशासन बोलता है कि कोई भी एडमिशन हम नहीं लेंगे। और ये सारे बच्चे और पेरेंट्स सब 3 दिन से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं
तो डीएम साहब ने भी विकल्प में इस स्कूल का नाम दिया था जहाँ पे हम सभी एडमिशन कराना चाहते हैं। तो ये एडमिशन देने को बिल्कुल भी। और अब मामला फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर जनपद के बिंदगी तहसील परिसर का ये मामला है, जहां युवा विकास समिति ने धरना प्रदर्शन दिया है और धरना प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी अंजू वर्मा को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। साथ ही इस बीच जिलाधिकारी के दौरान कार्यालय में बुलाकर समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्हें आश्वस्त भी किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पधारा लेखपाल बालकरण के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए। इस बीच युवाओं ने राजस्व कर्मचारियों से की जाने वाली समस्याओं की गुणवत्ताहीन निस्तारण और नाम दर्ज करने, संशोधन करने जैसे विभिन्न कार्यों में पैसे लेने और संरक्षित भूमि और दूसरे की जमीन पर कब्जों पर की जाने वाली समस्याओं को उचित समाधान न होने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष, संगठन प्रमुख, जिला अध्यक्ष, प्रवक्ता और सचिव भी शामिल रहे। विकास समिति द्वारा तहसील परिसर में एक ज्ञापन एसडीएम को संबोधित नायब तहसीलदार को सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और राजस्व कर्मचारियों को की जाने वाली शिकायत में गुणवत्ताहीन जो रिपोर्ट लगा दी जाती है और सही तरीके से संशोधन नहीं किया जाता है, उनका समाधान नहीं किया जाता है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के नाम दर्ज कराने, संशोधन कराने संबंधित शिकायतों, अवैध कब्जों को लेकर के भी शिकायत की गई है। बांदा सागर रोड जो टूटी पड़ी है, इसके संदर्भ में भी शिकायत की गई है। इन तमाम शिकायतों को लेकर के युवा विकास समिति द्वारा तहसील प्रशासन में प्रदर्शन भी किया गया, धरना भी दिया गया और इसके बाद ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि अगर समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं होता है, जब समाधान नहीं होता है तो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जिला प्रवक्ता आलोक गौड़, युवा विकास समिति। और इस बीच देश के कई राज्यों में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गुजरात और महाराष्ट्र में खासतौर पर हाहाकार मच चुका है और अब गुजरात में कई जिलों में बारिश के कारण नदियां उफान पर है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है और अब यहां तक 61 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। तो वहीं बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी पिछले कई दिनों से जारी बारिश के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसी बीच राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो आज की सुबह सुहाना मौसम लेकर दिल्ली की सुबह आई है और सुबह से यहां पर बादल घिरे रहे। करीब 10 बजे के आसपास तेज बारिश भी शुरू हुई और उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान में भी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच मंगलवार सुबह से ही यहां के कई इलाकों में तेज बारिश भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक जलभराव की सूचना नहीं है और मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगले 24 घंटे में अलग अलग स्थानों पर बहुत से भारी तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया गया। मुंबई में 14 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी रहेगा। और इस बीच एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के अटाला प्रकरण में आरोपी बनने के बाद प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पार्टी पदाधिकारियों की खामोशी के विरोध में जिले के पदाधिकारियों में भारी रोष देखा गया। इसी क्रम में पार्टी के जिला और महानगर के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कहा यह भी जा रहा है कि शाह आलम को राजनीतिक उद्देश्य के साथ फंसाया गया, तो वो हमेशा से शांति और सौहार्द बनाए जाने के पक्षकारी रहे हैं। हालांकि पार्टी के प्रयागराज जिलाध्यक्ष के प्रति प्रदेश के पदाधिकारियों की चुप्पी से पार्टी के पदाधिकारियों में काफी आक्रोश है। इसी क्रम में पार्टी के जिला और महानगर के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से अब इस्तीफा देने का फैसला किया है। दोनों ही कमेटियों के पदाधिकारियों समेत लगभग 250 से लेकर 300 लोग दाराशाह अजमल स्थित नगर कार्यालय में शाम 4 बजे सामूहिक त्याग पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को सौंपेंगे। दरअसल आपको बता दें कि एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अटाला में हुई हिंसा में भूमिका निभाई थी। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को भी खारिज कर दिया था। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला में ई रिक्शा को चार्जिंग से हटाते समय करंट लगने की वजह से एक ही परिवार में दंपति और 2 बेटे समेत 4 लोग झुलस गए। मोहल्ले के लोगों ने बिजली की आपूर्ति को बंद कर चारों को छुड़ाया, लेकिन तब तक चारों गंभीर रूप से झुलस चुके थे। हालांकि चारों को परिजन उपचार के लिए निजी चिकित्सकों के पास लेकर आए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया। इस बीच ई रिक्शा चालक और उसके बेटे ने मुरादाबाद ले जाते समय दम तोड़ दिया है।
जबकि मां और बेटे का इलाज जारी है क्योंकि उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। ये घटना गजरौला नगर के चौहानपुरी और अंबेडकर नगर में हुई है, जहां पर मंगलवार की सुबह ही ये घटना घटी, जहां एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। और इस बीच वेस्ट यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मंगलवार की सुबह राहत भरी रही। आसमान पर सुबह सवेरे काले बादल घिरे रहे और बारिश भी देखने को मिली है। तेज और झमाझम बारिश शुरू हुई और इससे मेरठ समेत सभी जिलों में लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। हालांकि पिछले 10 दिन से भीषण गर्मी झेल रहे वेस्ट यूपी के लोगों को मंगलवार में सुबह मौसम में काफी राहत मिली है। देखते ही देखते मौसम का मिजाज बदला और आसमान पर काले बादल छा गए। हालांकि दिन में ही अंधेरा होने से मौसम ने करवट भी ली और सुबह करीब 8:45 पर तेज झमाझम बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के कारण मेरठ में हाईवे पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जबकि मेरठ में मोदीपुरम कांकरखेड़ा के अलावा रुड़की रोड और शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या से शहरवासियों को परेशान होना पड़ा है। नगर निगम के सफाई करने के दावे भी बारिश में फेल होते नजर आए और नालों से निकलता हुआ पानी सड़कों पर पहुंच गया। इस कारण से शहरवासियों को काफी परेशान होना पड़ा है। और करते अगली खबर का, जहां हसनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद 11 घंटे के भीतर 4 नवजात की मौत हो गई है। तो वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। और अब आपको बता दें कि एकाएक 4 नवजातों की मौत से स्वास्थ्य अफसरों में भी खलबली मच गई है, जबकि नवजात की बच्चों के जो परिजन हैं उनमें कोहराम मच गया है। मरने वाले 3 नवजात के परिजनों ने प्रसव के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है और एक मामले में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा बच्चा पेट में पहले से ही मृत पाए जाने का दावा किया गया। उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी दिखाई गई है। साथ ही साथ सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब आपको बताते चलें कि दरअसल हसनपुर क्षेत्र के गांव फतेहपुर खादर निवासी देवेंद्र के 22 साल की पत्नी पूनम को प्रसव के दौरान पीड़ा हुई और इसी दौरान उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब शाम को 5 बजे प्रसव के दौरान ही उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन जन्म के 5 मिनट बाद ही उस बेटी की मौत हो गई। उधर गांव अंगरौला कला निवासी सर्वेश ने 32 साल की अपनी पत्नी बीना को दोपहर 2 बजे प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन शाम 7:30 बजे ही प्रसव के दौरान बीना बेटे को जन्म देती नजर आई और इसके बाद गंभीर हालत में बच्चे को रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की भी मौत हो गई। इसी क्रम में लगातार 4 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि अब सीएमओ डॉक्टर राजीव सिंघल ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और इस बीच खबर आगरा से है, जहां पर बीजेपी के विधायक के भतीजे के खिलाफ महिला संबंधी अपराध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि थाना शाहगंज में दर्ज हुआ सत्ताधारी विधायक के भतीजे के खिलाफ ये मुकदमा और आगरा की देहात सीट खेरागढ़ से भाजपा के विधायक हैं भगवान सिंह कुशवाहा, जिनके भतीजे के खिलाफ ये कार्रवाई सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि पीड़िता ने भाजपा के विधायक और भतीजे से जान का खतरा बताया है और इसके बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एक थाना दिवस पे पीड़िता जो आई थी 361/22 अभियोग पंजीकृत हुआ धारा 354 आईपीसी के तहत, उसके संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर। और इस बीच सोनभद्र में शिक्षा व्यवस्था कहीं सामान्य तो कहीं बेपटरी नजर आ रही है। जांच के दौरान जिले के रावर्ट्सगंज विकासखंड में कंपोजिट विद्यालय रूप में सभी शिक्षक उपस्थित मिले और बच्चों को कक्षा में पढ़ाते हुए भी शिक्षक मिले हैं। यहां तक कि मेन्यू के हिसाब से मिड डे मील बनाया जा रहा है, जो कि बच्चों को दिया जा रहा है। जबकि कंपोजिट विद्यालय मुसही चरखा टोला में स्थित जो स्थिति है वो बिल्कुल ही इसके विपरीत देखने को मिली। यहाँ पर कुल 13 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन मौके पर 10 शिक्षक उपस्थित मिले हैं। तो वहीं जब प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 3 अध्यापक छुट्टी पर हैं। हालांकि गौरतलब है कि 10 अध्यापकों की उपस्थिति के बाद भी बच्चे धूप में खेलते हुए नजर आए। बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील भी तय समय के मुताबिक नहीं दिया जाता, बल्कि मन मर्जी के मुताबिक उन्हें मिड डे मील बांटा जाता है। साथ ही बच्चों से जब
शिक्षा से जुड़े सवाल किए गए तो बच्चे जवाब देने में असफल रहे, जिस पर स्कूल के प्रिंसिपल ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि बच्चों को पढ़ाया तो जाता है पर बच्चे याद नहीं रख पाते। सर किस बच्चे हैं आते हैं सर? यहाँ पे कितने अध्यापक हैं जो नियुक्त हैं? यहाँ पर कितने लोग उपस्थित हैं? 3 लोग, 2 लोग मेडिकल पर हैं, अच्छा। तो सर ये मिड डे मील का टाइम क्या है यहाँ पर? मिड डे मील का टाइम 10 बजे से अभी क्या बज रहा है? अभी तो बज रहा है 11। तो बच्चों को मिड डे मील मिल गया? हाँ अभी मिलने जा रहा है। केवल समस्या वो जो हो गया है, समस्या पानी की समस्या हो गई थी, पानी की समस्या से थोड़ा विलम्ब हुआ। यहाँ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, नहीं क्या वजह नहीं है? बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एक आध 2 बच्चे तो है निकल जाते हैं इधर उधर जो है घूमने लगते हैं या शौच के लिए जाते हैं। सर मेरा नाम मीना भारती है और मैं ये संपोजित विद्यालय रोड विकासखंड रावतगंज सोनभद्र है और यहाँ पे 8 अध्यापक हैं। सभी लोग मौजूद हैं? सभी मौजूद हैं। आज मेनू क्या है मैडम? मेनू क्या है मैडम? क्या बनाया जा रहा है? कुछ आज मेनू है सब्जी चावल और सब्जी चावल बन रहा है। कितने बच्चे मौजूद हैं जिनके लिए मेनू बना? 175 बच्चे। तो इन बच्चों के लिए कितना राशन की व्यवस्था की गई है, सब्जी की व्यवस्था? राशन चावल जो होता है प्राइमरी में दोनों का रेशियो अलग अलग होता है। चावल प्राइमरी में एक बच्चे पर 100 ग्राम होता है और मीडियम में 150 ग्राम होता है। तो सर राशन उपलब्ध है और खाना बन रहा है। और इस बीच अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर आज धर्म समाज महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने फीस बढ़ोतरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पुतला भी फूंका गया और छात्रों द्वारा प्रदर्शन की सूचना पर समाजवादी पार्टी के पूर्व छात्र नेता भी मौके पर पहुंची और उन्होंने छात्र छात्राओं का समर्थन किया है। आज डीएस कॉलेज और भाषण कॉलेज से अनेक छात्र मिले हैं बड़ी फीस को लेकर। इनका कहना यह है कि जो फर्स्ट ईयर में फीस ली गई थी वो साल भर के हिसाब से ली गई थी, जबकि विश्वविद्यालय ने जो है सेकंड सेमेस्टर में भी फीस की मांग की। इनका कहना यह है कि जो पहले बार फर्स्ट ईयर में फीस दी गई थी उसी को ही पूरे साल की फीस माना जाए। ये आज डीएस कॉलेज और भाषण कॉलेज से अनेक छात्र मिले हैं बड़ी फीस को लेकर। इनका कहना यह है समय पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर डीएस कॉलेज, भाषण कॉलेज, समस्त जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनी है वहाँ पर ईयरली वाइज बीएससी, बीए, बीकॉम तमाम तरह की क्लासेस चल रही हैं। लेकिन हुआ ये है कि उनसे ईयरली वाइज जो है वार्षिक फ़ीस जमा करी गई थी 3500 रुपये, लेकिन अब उनको 6 महीने बाद सूचना दी गई है जो हमने फ़ीस जमा की है वो आपकी छमाही परीक्षा थी, सेमेस्टर वाइज की थी और आपको 6 मंथ की फिर दोबारा जमा करनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि डीएस कॉलेज, भाषण कॉलेज तमाम जिसने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर लोग जो हैं मध्यम वर्ग से नीचे के लोग यहाँ छात्र पढ़ते हैं, उनको इतना पॉकेट मनी अलाउड नहीं है, ना उनकी फादर की इतनी इनकम है कि वो डबल फीस जमा कर सके। मैं समय पर विरोध प्रदर्शन। और आगरा में अब अस्पतालों में भी रिश्वतखोरी चरम पर पहुंच गई है और मजबूर मरीजों और तीमारदारों से अवैध वसूली की जा रही है। मामला है सीएचसी फतेहाबाद का, जो कि वसूली का अड्डा बन चुका है और यहां पर एक फार्मासिस्ट घूस लेते हुए पकड़ा गया और उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मेडिकल बनाने के नाम पर हजारों की घूस ली जा रही है और इसी क्रम में फार्मासिस्ट आर.के. तिवारी का रुपए लेते वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें कि आरोप ये भी सामने आया है कि ट्रांसफर होने के बावजूद भी सीएचसी में ये भ्रष्ट फार्मासिस्ट जमा हुआ है और गौरतलब है कि सीएमओ के निरीक्षण के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे और अस्पताल में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। और इन दिनों बिल्हौर थाना क्षेत्र में अपराध अपने चरम पर है और यहां पर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक और प्रदेश सरकार पुलिस से फरियादियों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने पर जोर दे रही है, तो वहीं बिल्हौर थाने के उत्तरीपुरा चौकी इंचार्ज साहब फरियादियों को चौकी से भगा रहे हैं, जो कि प्रदेश सरकार की मित्र पुलिस की छवि को धूमिल कर रहा है।
दरअसल मामला है कानपुर आउटर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरीपुरा का, जहां पर रीड़ा गांव का ये पीड़ित है। और ये पीड़ित, इसका कहना है कि 1 महीने पहले उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी को गांव का ही रहने वाला पड़ोस का लड़का बेला फुसलाकर भगा ले गया। और इसकी शिकायत करने पर पुलिस ने इस मामले में एनसीआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि पीड़ित पक्ष पर समझौते का दबाव बनाया गया और समझौता न करने पर चौकी से भगा दिया गया है। चली गई थी जी हाँ, और ऐसा भी जब पता उनके प्रार्थना पत्र के बारे में फिर जानकारी की गई तो लड़की छत से कूद गई थी, जिससे दोनों पैर उसके इंजर्ड हुए हैं। उनका प्लास्टर लगाया गया है। जो चौकी से उनको अपनी बेटी ले जाने के लिए कहा गया था, उनके द्वारा उस समय मना कर दिया गया। अब पुनः ये अपनी बच्ची को ले जाना चाह रहे हैं, जो अभी हॉस्पिटल में सुरक्षित है। इनको बता दिया गया कि वो उससे मिल सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं। अच्छा, जो सर आरोप लगा रहा है कि जो ऐसा आप बता नहीं रहे थे, तो ये आरोप क्या है लगता है आपको? नहीं, ये आरोप उनके निराधार हैं। उनको बताया गया कि उनको मिलना चाहें तो बच्ची से मिल सकते हैं, वो इंजर्ड है। और सीओ ऑफिस आए तो उन्होंने फ़ोन किया चौकी इंचार्ज को कि इनकी लड़की कहाँ है, तो वो बोलते हैं जहाँ भी है सुरक्षित है, सुरक्षित। मेरी लड़की के दोनों पैर टूटे हैं, प्लास्टर चढ़ा है, वो चल भी नहीं सकती है, और ये लोग हमको बता नहीं रहे मेरी लड़की कहाँ है। पुलिस ने कहीं लुका दिया? हाँ, पुलिस ने कहीं भेज दिया है, हमको पता नहीं चल रहा 3 दिन से मेरी लड़की है कहाँ। तो हम सीओ साहब गए, वहाँ भी हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कह रहे थे कि 2-3 दिन बाद लड़की तुम्हारी अदालत में हाजिर होगी, वहीं से देखते हैं क्या होता है, जो लड़की कहेगी। और इस बीच बिहार की ओर रुख करेंगे, जहां डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अब पूरी संभावना जताई जा रही है कि आज प्रधानमंत्री के होने वाले कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे। बता दें कि सोमवार की देर रात को ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का एंटीजन टेस्ट किया गया था और इसमें वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब उनकी RT-PCR रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री शाम करीब 5:30 बजे पटना पहुंचेंगे और इसके बाद वो बिहार के विधानसभा शताब्दी समापन समारोह में शामिल होने के लिए विधानसभा जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। रविवार को लालू प्रसाद क्रिटिकल केयर यूनिट से कमरे में शिफ्ट किए गए और लालू यादव की सेहत में भी सुधार हो रहा है। सेहत में सुधार के बीच उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दिल्ली एम्स पर श्रीमद् भगवत गीता पाठ करने और सुनने से रोकने का आरोप लगाया है। साथ ही बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने यह आरोप लगाया है कि पिताजी को अस्पताल में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने और सुनने से रोक दिया गया, जबकि पिताजी को गीता का पाठ पढ़ना और सुनना काफी पसंद है। उन्होंने ये भी लिखा अपने ट्वीट में कि गीता पाठ से रोकने वाले उस अज्ञानी को ये नहीं पता है कि इस महापाप की कीमत उसे इसी जन्म में चुकानी होगी। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN न्यूज़।